next guest on On Politics comes from a political party that has got a sudden, unexpected shot on the arm when it comes to their clean image. Well, our next guest on Politics is one of the most vocal parliamentarians that we have seen. Our next guest on Politics is Sanjay Singh, Rajya Sabha MP, Aam Aadmi Party. नमस्कार संजय जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन पॉलिटिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। और टाइम से हम सोच रहे थे कि हम आपके साथ ये शो करें। धन्यवाद। आप व्यवसाय के लिए क्या करना चाह रहे थे? दुनिया का हर काम करना है, लेकिन राजनीति सबसे बुरा काम है, यही नहीं करना है। आपका केस डिस्चार्ज हुआ है, इसको कितनी बड़ी जीत मानते हैं? संजय सिंह के केस में, अरविंद केजरीवाल के केस में, मनीष सिसोदिया के केस में, आज मैं फिर आपके इस प्रोग्राम में पूछ रहा हूँ, सबूत क्या है? मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का एक ऐसा सबसे बड़ा मामला है जिसमें एक पूरी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई। आपके देश का जहाज लौटते समय मार दिया जाएगा, आप उसके विरोध में एक ट्वीट नहीं करेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इंडियन ओशियन के अंदर तुमने हमारा जहाज उड़ा दिया, हमारे मेहमान का जहाज उड़ा दिया। हमारे ऊपर अमेरिका राज कर रहा है क्या प्रीति जी? इमेजिन करिए हम गुलाम हो गए क्या? बट ही इज अ बिग एलाय ना। 3-4 साल में कोई और जॉब ऑफर आया है किसी और पार्टी से? जब भी प्रोटेस्ट होता है सिर्फ एक आवाज सुनाई देती है और वो है आपकी, जो सबसे ज्यादा सुनाई देती है। संजय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपके दर्शकों को नमस्कार। वार्म वेलकम। अनपॉलिटिक्स जो हमारा पॉडकास्ट है उसका संजय जी एक थीम रहता है। देखिए, आप तो बहुत यूज्ड टू हो गए, आपको बहुत रिच इंट्रोडक्शंस, क्योंकि इतने टाइम से आप राजनीति में हैं। पर अगर संजय सिंह को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो, हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, संजय जी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? मुझे लगता है कि बिना डरे बेखौफ बोलने वाले इंसान के रूप में और साथ ही साथ भावुक इंसान के रूप में भी। आपको लगता है वैसे आपको लोग देखना मुझे चाहिए? ऐसे, जो आपकी इतनी रिच पॉलिटिकल लेगेसी रही है। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग ऐसे देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो पूरी इतनी रिच पॉलिटिकल लेगेसी रही है आपके, इतने आंदोलन से आप जुड़े रहे, जमीन से उठे हुए नेता है। बेखौफ होने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इतना लंबा आंदोलनों से जुड़ाव रहा कि उसमें संघर्ष करते करते सीख गया कि कैसे निडर होकर अपनी बातों को कहना है, रखना है, और इस बात की चिंता नहीं करनी है कि इसके परिणाम क्या होंगे। क्योंकि कई बार हम लोग जानते हैं कि अगर सत्ता पक्ष से, सरकार से आप ज़्यादा टकरा रहे हैं तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, तो भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। संजय जी, शुरुआत कैसे हुई? अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, वक्त में जाएं, शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि बहुत सारे आंदोलन थे, एक सोशल वर्कर थे आप, एक यूपी से आते हैं, सुल्तानपुर से, तो क्या आपकी? तो उड़ीसा में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उड़ीसा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग केओंझर में, तो वहाँ पे एक समस्या आई कि हम लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। और जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता था तो 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। तो इसको लेके पहला एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें कि बच्चों ने अनशन किया। तो जब कुछ छात्रों की तबीयत ख़राब होने लगी और उनको फिर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस आई ले जाने के लिए, तो थोड़ा माहौल ख़राब हो गया वहाँ। कोई शीशा तोड़ने में लग गया, कोई बेंच तोड़ने में लग गया। एक इंस्टीट्यूट का माहौल एक ख़राब हुआ। और आप क्या कर रहे थे? शीशा तोड़ रहे थे या बेंच तोड़ रहे थे? नहीं, तो मैं उसमें आंदोलनकारियों के साथ था, तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हुई। वो पहली लड़ाई थी छात्र जीवन की, जहाँ से कि वो था भी ऐसा मौका कि भाई साथ के लोग अनशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 91 के आसपास। 91 जी। और फिर वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ, तो फिर 94 में मैंने एक संस्था बनाई, सुल्तानपुर समाज सेवा संगठन के नाम से। फिर उसके बाद हमने उसको शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पे किया, चाहे आज़ाद समाज सेवा समिति। और उस संस्था के माध्यम से जो हमारे नौजवान साथी थे उनका ग्रुप बना के ब्लड डोनेशन का काम करते थे। हॉस्पिटल में जो ज़रूरतमंद मरीज होते थे उनकी सेवा करने का काम करते थे। अगर उनका कोई ऑपरेशन वगैरह है तो उसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करना, उनकी मदद करना। और फिर गर्मियों में पौसाला चलाना, ठंडियों में रजाई वितरण का, अलाव जलाने का काम, श्रमदान रेगुलर हम लोग रखते थे, चाहे
गोमती का हो, शमशान का हो, कब्रिस्तान का हो, इस तरह से कहीं शहर के सोशल अंदर वर्क में जुड़े हुए थे पूरी पर तरीके से। तो उसमें कहीं भी दूर-दूर तक ये नहीं था कि हमें राजनीति में जाना है, ये माइंड में बल्कि नहीं था कि अल्टीमेट दूर-दूर गोल तक नहीं था, राजनीति। दूर-दूर अच्छा, तक नहीं था, बल्कि जो आजकल के नौजवानों की सोच है तो कि क्या करना चाह रहे थे? राजनीति। व्यवसाय के लिए क्या करना चाह रहे थे? अब माता-पिता जी थे नौकरी में और फिर उसके बाद भाई की भी नौकरी लग गई थी, तो ये शुरू में ज़रूर डाँट खानी पड़ी हमें कि यार तुम अपना नौकरी-चाकरी करो, परिवार देखो। लेकिन फिर मम्मी ने, पापा ने, भाई ने, सब ने ये तय किया कि भई एक आदमी अगर कुछ सेवा के काम में लगा है तो उसको हमें सपोर्ट करना है। तो एक फैमिली का सपोर्ट था, बगैर उसके आप कर नहीं सकते। तो और ज़्यादातर जो यूथ था हमारे साथ उसमें से 1-2 लोग ही सरकारी नौकरी में थे, बाकी सब बेरोज़गार नौजवान थे। लेकिन सेवा के काम में बहुत लगन से हम लोगों ने काम किया। उस समय के जो हॉस्पिटल्स के डॉक्टर हैं या उस समय का जो प्रशासन है, उनसे अगर आप पूछेंगे तो अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से हमारी संस्था ने काम किया। बहुत बेहतरीन तरीके से, और आज भी हमारी संस्था काम कर रही है वहाँ पे। तो दूर-दूर तक जो आज के यूथ की जो सोच है, वही सोच थी कि दुनिया का हर काम करना है, लेकिन राजनीति सबसे बुरा काम है, यही नहीं करना है। हुँ। उसके बाद फिर कोई ऑफर मिले बसपा, सपा क्योंकि आप तो यूपी में थे? हाँ, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि फिर एक मुलाकात हुई रघु ठाकुर जी से, जो एक सोशलिस्ट लीडर हैं। डॉक्टर लोहिया के साथ उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव रहे, तो एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के लीडर थे। तो उनको हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में बुलाया। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती थी, उसमें वो आए। तो मैंने देखा कि बड़े ही साधारण और बिल्कुल आम आदमी की ज़िंदगी वो जी रहे हैं, इतने बड़े-बड़े पदों पे रहने के बावजूद। तो मैं उनसे थोड़ा इम्प्रेस हुआ और तब उनसे मैंने बातचीत की और मुझे लगा कि फिर उन्होंने डॉक्टर लोहिया की एक किताब मुझे दी, भारत माता धरती माता, मुझे आज भी याद है। और मुझसे काफ़ी देर तक उन्होंने बहस की कि भाई ये बताओ भाई, राजनीति ही मुख्य धारा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश की व्यवस्था राजनीति चलाती है। राजनीति तय करती है आपके रोटी का दाम क्या होगा, राजनीति तय करती है आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस क्या होगी, राजनीति तय करती है आपके बिजली का दाम क्या होगा, राजनीति तय करती है आपके गांव को सड़क जाएगी या नहीं जाएगी, और आप उसी राजनीति से परहेज कर रहे हैं। तो एक उदाहरण उन्होंने उस ज़माने में दिया था जो मुझे आज भी याद है। मेरे ख्याल से 97-98 के आसपास की ये बातचीत है। तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे आप एक घर को खाली छोड़ दीजिए, तो पहले उसमें जुआ खेलने वाले बैठेंगे, फिर चोर बैठेंगे, फिर डाकू बैठेंगे, फिर माफियाओं का कब्जा हो जाएगा। यही हाल इस देश की राजनीति का अच्छे लोगों ने किया है। अच्छे लोग कहते हैं हमें राजनीति में नहीं जाना है, और क्योंकि हम बुरे हो जाएंगे या जो भी उसके राजनीति के खतरे हैं उसको देख के, तो इसलिए राजनीति बुरी हो गई है और आप जैसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये बात से पहली बार मैं बिल्कुल दूर-दूर तक कन्विंस नहीं हुआ उनसे। और फिर उन्होंने अपनी किताब दी, मैंने उसको पढ़ा। लोहिया जी से मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ कि यार इतने हिम्मत वाले आदमी, बताओ आप, विदेशों में भी जाके उन्होंने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी अधिकारों के लिए। हिंदुस्तान में समाजवाद की लड़ाई लड़ी उन्होंने। ये 90s की बात कर रहे हैं? हाँ, ये मेरे ख्याल से 97-98 की बातचीत है। और उस वक्त यूपी में पॉलिटिकली बहुत चीजें हो रही बहुत थी, चीज़ें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो राम रही थी। जन्मभूमि का मूवमेंट निकल हाँ, रहा था, बिल्कुल ये चल सारा रहा था। सब कुछ साथ साथ पे 6 साथ हो दिसंबर रहा था। 1992 को राम मंदिर हुआ था। जी। बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। फिर उसके बाद ये अडवाणी, हाँ, 93 में फिर मुलायम सिंह कांसीराम जी की सरकार बनी थी, वो सपा बसपा की। इस तरह के डेवलपमेंट थे। फिर बीजेपी वहाँ पे आ गई थी, तो तमाम चीज़ें चल रही थी एक साथ। फिर उनकी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी थी, उसको हम लोगों ने काम उसमें शुरू किया और मैं उसका जिलाध्यक्ष था। और फिर तमाम बहुत सारे फिर सेवा के काम से शिफ्ट किया हम लोगों ने आंदोलन में। सेवा वाला काम भी चलता था और आंदोलन का भी चलता था। तो शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये अच्छा खासा सेवा वाला काम कर रहे थे, आंदोलन के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो तुम। तो लेकिन उसमें अच्छा लगने लगा कि भाई कुछ कुछ काम लोगों के हो जाते हैं। जैसे जो लावारिस मरीज होते थे हॉस्पिटल में, उनके नाम का पैसा हॉस्पिटल्स के लोग, अधिकारी निकाल लेते थे, लेकिन वो पैसा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो उसके खिलाफ एक धरना हम लोगों ने दिया और वो काम हो गया। ऐसे ऐसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी और जीतते गए।
तो फिर रेडी पटरी वालों की लड़ाई शुरू की हमने। तो रेडी पटरी वालों की लड़ाई तो बहुत लंबी चली, 16 साल तक हमने रेडी पटरी वालों के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। और वो तो फिर रोज़मर्रा, रोज़ कुआं खोदो, रोज़ रोज पानी पियो। पियो वाली हालत थी कि डंडा चलाने के लिए कोई पुलिस वाला आ जा रहा है, फिर नगर पालिका वाला आ जा रहा है, फिर कोई अधिकारी आके धमका रहा है। और तब तो आप इसी पार्टी से जुड़े हुए थे? इसी पार्टी से जुड़े हुए थे। सोचा क्यों नहीं कि कोई बड़ी पार्टी में जाएंगे? लोक सपा में जाते हैं, मैं बसपा में बेसिकली जाते हैं, बीजेपी में जाते मुझे हैं। लगा, हाँ बिल्कुल आपका सही सवाल है, लेकिन उनकी भी सोच जो थी वो एक समाजवादी सोच के व्यक्ति थे। तो मुझे लगा ये धारा ठीक है, तो इसलिए उनके साथ मिलके काम किया। और आज भी मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं कि आज अलग हुआ उनसे। तो उसके बाद फिर छोटे छोटे जन आंदोलनों में और हिस्सा लेना शुरू किया मैंने। दिल्ली कब आए अन्ना आंदोलन? अन्ना आंदोलन 2011। फिर वहीं से उसके ऐसे- पहले उसके पहले कुछ हुआ उसके ड्रामेटिक? पहले 2005 के आसपास अरविंद केजरीवाल जी ने एक घूस का घूसा अभियान शुरू किया था। तो तो आप उससे जिसको जुड़े यहाँ थे? से विभव, अश्वती, ये लोग फोन से जिलों जिलों में संपर्क करते थे। तो मैं सुल्तानपुर में क्योंकि तब अरविंद जी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है। परिवर्तन हाँ, संस्था चला रहे थे। जी। तो डॉक्टर संदीप पांडे जी हैं, मैग्सेसे अवार्ड जिनको मिला था शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया क्योंकि मैं उनके साथ मिलके कोका कोला के खिलाफ आंदोलन कर रहा था राजा तालाब में। और उसमें मेधा जी, NAPM था, नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट। तो मेधा जी और बाकी तमाम एक्टिविस्ट बड़े बड़े थे, तो उनके साथ मिलके काम कर रहा था। तो जब ये हुआ तो बोले भाई सुल्तानपुर में कौन चलाएगा, तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया। तो यहाँ से मेरे पास फ़ोन गया ऑफिस से कि आपको ये RTI वाला आंदोलन घूस का घूसा करना है और अरविंद केजरीवाल जी इसको चला रहे हैं। हमने कहा ठीक है। ये बात है मेरे ख्याल से 2005 के आसपास। इसलिए कि जो लोग ये समझते हैं कि केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात अन्ना आंदोलन में हुई, वो मैं 2005 करेक्ट कर में दूं हुई कि थी। वो 2005 के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उसके बाद 3 ऐसे, मुझे अभी भी याद है, 3 ऐसे काम थे जो मैंने RTI लगा के फ्रंट पेज की स्टोरी बनवाई उस समय, क्योंकि NDTV और एक अखबार और था, हिंदुस्तान अखबार, उनका मिला जुला वो अभियान था इनके साथ। तो ये फिर उस ज़माने का 3 अखबार फ्रंट पेज पे खबर आना, 3 कामों का, वो तो बड़ा, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम लोग। फिर उनके साथ धीरे धीरे करके जुड़ा हुआ। फिर स्वराज का आंदोलन उन्होंने शुरू किया 2008-9 में, जिसमें हिब्रे बाजार की फिल्म दिखाते थे और गांव-गांव में जाते थे। तो मैंने अरविंद जी को वहाँ पे सुल्तानपुर बुलाया, उनकी अमेठी में एक मीटिंग कराई और भी जगहों पे मीटिंग कराई। फिर मेरी अरेस्ट हो गई एक मामले में, रेडी पटरी वालों रेडी का पटरी आंदोलन वाले। था, उसमें मेरी अरेस्ट हुई सुल्तानपुर में। तो जब मैं छूट के आया तो उसकी वीडियो आज भी पड़ी होगी, मैं दे दूंगा आपको। हजारों लोग सड़कों पे आए हमारे साथ। तो उसमें फिर अरविंद केजरीवाल जी भी आए। वो पटना में उनका कोई कार्यक्रम था, तो रात में 3 बजे वो सुल्तानपुर कौन सा पहुंचे। साल था ये? मेरे ख्याल से ये बात है 8-9 के आसपास, क्योंकि तब तक उनसे इस तरह के रिश्ते हो गए संपर्क थे। रहता आपका? तो फिर उन्होंने कहा कि स्वराज आंदोलन चलाना है, तो हमने कहा ठीक है। तो फिर स्वराज आंदोलन से जुड़ गए। उसमें गांव-गांव जाते थे, वो फिल्म दिखाते थे हिब्रे बाजार की, फिर लोगों को समझाते थे कि भाई आपके बजट का पैसा कैसे आपके गांव में खर्च होना चाहिए। ये सब चलता रहा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया अरविंद जी पर ने। इस पूरे उसमें संजय जी गृहस्थी कैसे चलती थी? घर कैसे चलता वो था? तो पैसा फैमिली व्यवसाय के, कैसे? वो तो वो फैमिली तो के कुछ नहीं सपोर्ट। आता था। हमारे पास तो कुछ नहीं आता था। वो हमारे माता जी पिताजी सपोर्ट करते थे और पूरी तरीके से उसी मतलब में आप उन्हीं पे डिपेंडेंट थे? उन्हीं पे डिपेंडेंट थे। और शादी वादी हो गई थी आपकी हाँ, तब? शादी हो गई थी। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मेरी जो पत्नी थी वो आंगनबाड़ी में उस समय काम करती थी। तो फिर बाद में जब मैं MP हो गया तब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उसके पहले तो थोड़ा बहुत उनका भी अपना खुद का जो खर्चा था वो चल जाता था उससे। मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये जो भी मिलते रहे जी उनको। जी। नहीं, पर सैक्रिफाइस तो बहुत है किसी से शादी करना जिसका कोई अता पता नहीं है, कब जेल में चले जाएं, हाँ, कब हाँ। पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो तो मतलब वो तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है कि हमारे बच्चों की फीस से लेकर
और घर के खर्चे तक वो सब पिताजी माताजी की सैलरी से ही आते थे। उन्होंने मेरा परिवार चलाया। और हमारा छोटा भाई भी सपोर्ट करता था, उसको नौकरी सही समय पे अच्छे समय पे मिल गई थी। तो ये कंसेंसस था उन लोगों के बीच में सारे प्रयास करने के बाद कि मैं नौकरी पर ये करूं। तो कंसेंसस तो होगा संजय जी कि कभी संजय जी एक बड़े आदमी बनेंगे, राज्यसभा के एमपी पता नहीं, बनेंगे कि उसके लिए तब तो दूर दूर ये तक सारा इसकी उसमें इन्वेस्टमेंट है। एकदम नहीं। उस तब मुझे उस लगता है वक्त कि नहीं था। उस समय तो पार्षद बनने की भी हैसियत नहीं थी, सांसद तो बहुत दूर की बात है। मतलब बाद में तो मैं आपको बताऊं ईमानदारी से कि हम लोग ये प्रयास कर रहे थे 9-10 के दौरान कि मैं नगर पालिका के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि उसमें मैं रेडी पटरी वालों के लिए लड़ाई लड़ता था, तो शहर तो के हो सकता था वो निकल मतदाता जाता, वर्ग था। और सपोर्ट वैसे हो जिन जाता। लोगों के लिए लड़ता था रोज रोज किसी के लिए ब्लड डोनेशन और ये सब काम जो हम लोग करते थे, तो उसको लेके ये था कि हम लोग नगर पालिका के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ें। और और मुझे याद है कि उस समय डॉक्टर रामविलास यादव जी थे हमारे यहाँ एसडीएम, तो उनके माध्यम से मैंने बहुत सारे जो रेडी पटरी वाले हैं उनको दुकान वगैरह दिलवाई थी। तो हम तो इसकी तैयारी कर रहे थे। फिर 11 में ये तो जब अन्ना जी का परिवार, आंदोलन जब माता पिता छोटे भाई से अभी बात करते हैं जो चलो कुछ तो हो गया, जो सारा सैक्रिफाइस नहीं, किया। अब तो उनको लगता है कि भाई जो गरीबों के लिए काम किया शायद उनका आशीर्वाद था कि इतनी दूर तक का सफ़र हमने तय किया। और मुझे भी ये दिल से लगता है कि उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है जो यहाँ तक पहुँच पाए, वरना छोटे से एक शहर में काम करने वाला आदमी दिल्ली का सांसद बन जाएगा, कौन सोच सकता है। सही बात है। तो ये सफ़र तो बड़ा संघर्षों भरा रहा है। और 11 में जब अन्ना जी के आंदोलन में आया तो फिर वापस गया ही नहीं, फिर यहीं अरविंद जी के साथ ही लग के काम किया। किसने बुलाया आपको? अरविंद जी ने बुलाया? अरविंद जी नहीं बुलाया, अरविंद जी ने बुलाया। और उसका भी एक बड़ा अजीब मामला है कि मैं पहले 5 अप्रैल का जब आंदोलन हुआ 2011 का जंतर मंतर का, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई थी सुल्तानपुर और अमेठी रायबरेली 3 जिलों की, कि वहाँ पे मैं आंदोलन को चलाऊं। और क्योंकि अमेठी और रायबरेली वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहाँ पे आंदोलन बहुत अच्छा हो गया। सुल्तानपुर में बड़ा आंदोलन हो गया। अमेठी उस वक्त सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता था, हाँ, तो इसलिए वो काफ़ी उसका प्रचार हुआ। तो फिर उन्होंने जब अगस्त वाला आंदोलन हुआ तो मुझे यहाँ बुला लिया। आपको कोई अंदाजा था कि इतना बड़ा वो आंदोलन हो जाएगा? कोई पूरी दूर दूर तक अंदाजा नहीं मतलब था। सारे बच्चे से लेकर पूरा दूर सिटीजन दूर जुड़ तक जाएंगे। 3 अप्रैल को यहाँ पे एक मीटिंग थी और हम लोग जंतर मंतर पे कार्यक्रम कैसे होगा वो देखने के लिए गए थे। तो मुझे आज भी अरविंद जी के शब्द याद हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि यार 3000 लोग हो जाएंगे ना। तो हमने कहा भाई बहुत मुश्किल का काम है, देख लीजिए, आसान काम नहीं है। तो यहाँ आसपास थोड़ा संपर्क किया जाए। तो उसके पहले हम लोगों ने प्रयास किया था गाजियाबाद, बागपत आसपास, लेकिन ये भी मन में संशय था कि 3000 लोग नहीं हो पाएंगे। और वो आंदोलन जो 5 अप्रैल को अन्ना जी का शुरू हुआ, तो पहले दिन दिल्ली में हजारों लोग आए, फिर दूसरे दिन कई राजधानियों में आंदोलन शुरू हो गए, फिर जिलों में हो गए, फिर तो ऐसा हो गया कि कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आपको और पता है ना संजय जी कि जो कांग्रेस है वो आप ही को ब्लेम करती है कि एक वो अन्ना आंदोलन था जिसने, अगर तख्ता पलट कहें, वो नहीं, उसके लिए एक मेजर स्पार्क था। देखिए वो उस समय कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था लोगों में। और जाहिर सी बात है कि उस गुस्से का इजहार उस आंदोलन के रूप में लोगों ने किया। और अगस्त का जो आंदोलन हुआ वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, और उसमें मुझे फिर बुला लिया और मैंने मंच का संचालन करने के लिए, उन्होंने अरविंद जी ने कहा भैया आपको मंच का संचालन करना है। तो मैंने कहा भैया मैं 100, 200, 500 लोगों के बीच में बोलने वाला आदमी हूँ, मुझे आप कह रहे हो 50,000 लोगों के बीच में जाके मैं मंच का संचालन करूँ? मैं तो बोले नहीं आप जाइए, आप करिए, आप बढ़िया बोलते हैं, मैंने सुना है आपको। तो मैं अच्छे से संचालन किया मैंने 13 दिन। और फिर उसके बाद टीवी पे जाने लगा, वहाँ पे अपनी बात रखने लगा। फिर पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी, 13 में मैं इलेक्शन इंचार्ज था, 15 में था, 20 में था, फिर पंजाब का इंचार्ज था, यूपी का था। तो ऐसे फिर संगठन के जितने काम मिलते गए करता गया मैं। 2011 की बात करते हैं संजय जी, कि आपको पता था कि जो पूरा का पूरा अन्ना आंदोलन है, जो कहते हैं आरएसएस ने फंड किया था, ऑर्केस्ट्रेट किया था? ये सब बिल्कुल की बेबुनियाद बातें हैं।
और अभी आप हंस मैंने क्यों रहे हैं? हैं स्माइल क्यों आ रही है? इसलिए कि अभी हमारे किसी पुराने साथी ने इसको लेके कुछ बोला, तो प्रशांत भूषण जी ने। मैं आमतौर पे अपने किसी साथी के बारे में कुछ बोलता नहीं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ा कि भाई कौन से लोग हैं जो आडवाणी जी से मिलने के लिए दबाव बना रहे थे और कौन सा वो व्यक्ति है जो विरोध कर रहा था, इसका भी जवाब देना चाहिए उन लोगों को। तो वो कहीं से भी आप आरएसएस बता दीजिए फंडेड हमें। नहीं, जो भी कोई आपसे ऐसा कहे, उससे आप पूछिएगा तो वो जवाब देंगे। तो जो मेरा ये सिर्फ कहना है कि आरएसएस फंडेड था, और मतलब आरएसएस ने जाके संजय सिंह को पकड़ लिया सुल्तानपुर में आंदोलन करो, आरएसएस ने जाके अमेठी में पकड़ लिया कि आंदोलन करो, और नहीं, रायबरेली में आरएसएस ने अन्ना हजारे को पकड़ लिया कि देखिए आप यहाँ पे आंदोलन करिए, और जैसे धीरे 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 वो स्वतः स्फूर्त पहले से आंदोलन स्पार्क मैं होता तो रहा। एक-एक अगस्त में मैं प्रीति जी एक एक घटना का गवाह हूं, इसलिए कोई जब ये बात कहता है तो कोई इसमें कहीं कोई सत्यता दूर दूर तक नहीं है। ना अन्ना जी को किसी ने पकड़ा आरएसएस वाले ने कि आप जाके आंदोलन करो कांग्रेस के। अन्ना जी तो पहले से कितने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, तो कांग्रेस ने अपने ही खिलाफ आंदोलन करने के लिए उनको तैयार किया, क्योंकि कांग्रेस ने मंत्रियों को हटाए। तो आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल अगर मान लीजिए वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड थे, तो महाराष्ट्र में मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की? प्रशांत जी कांग्रेस तो ने। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भी आरएसएस के स्पॉन्सर्ड थे। कहने दीजिए। तो आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि आरएसएस का कुछ नहीं था मैं उस आपसे सिर्फ आंदोलन कह से। रहा हूं कि आप इंडिया अगेंस्ट प्रशांत जी से करप्शन। ये पूछेगा कि कौन आडवाणी से मिलने के लिए दबाव बना रहा था और किसने उसका विरोध किया। किसने विरोध किया? वो ये तो आप ईमानदारी से बताओगे। जवाब देंगे। आप बता दो किसने उन्हीं से विरोध किया। पूछेगा, वो ईमानदारी से जवाब देंगे। मुझे अभी भी भरोसा है कि वो ईमानदारी से जवाब देंगे, तो अगर आपको दिल पे हाथ रख के। पर संजय जी अगर आप कह रहे हैं कि मैं वो नहीं बोलूंगा, ईमानदारी क्योंकि से मेरी आदत नहीं है कि नहीं, अपने पर आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से वो जवाब देंगे, तो ईमानदारी से बोल भी तो रहे हैं ना कि आरएसएस ने फंड किया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप इस सवाल का जवाब उनसे पूछिए। नहीं, यहां वो गलत बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस सवाल का वो ईमानदारी से जवाब देंगे, क्योंकि उसके जवाब से भाग ही नहीं सकते वो। उनके पास उस सवाल से भागने का रास्ता नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे गवाह हैं, फिर वो सारे गवाह सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इसमें इस तरह की बातें खोजना और ढूंढना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि इस आंदोलन को आरएसएस या बीजेपी या किसी ने स्पॉन्सर किया था। कहीं नहीं, दूर तो दूर पैसा तक कहाँ नहीं। से आ रहा था? इतने महीनों ये आंदोलन लोगों के चला। चंदा से, लोग चंदा और दे वो रहे चंदा थे। दे रहे थे, चंदा सार्वजनिक हो रहा था। हिंदुस्तान की पहली पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसने 2013 में कहा था अब हमें आपके फंड की आवश्यकता नहीं है। आपको याद होगा हमने बंद किया था अपना फंड लेना, तो लोगों ने चंदा दिया पार्टी को। पूरा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा वो आंदोलन पूरा था, वो- इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो लोगों ने फंड किया। लोगों ने फंड आरएसएस भाजपा का उसमें कुछ नहीं था। 100% लोगों ने फंड किया। तो आरएसएस का कुछ नहीं था, ना आरएसएस बीजेपी का बीजेपी कुछ। का दूर दूर तक कोई लेना देना कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं। फिर आपकी पार्टी बनी, उसके भी आप फाउंडिंग मेंबर रहे। पर संजय जी, बहुत सारे लोगों ने, एक का नाम आप ही ने ले दिया, प्रशांत भूषण जी, बाकी भी नहीं, योगेंद्र। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि पूरे सम्मान के साथ, दोस्ती है। अगर वो ब्लेम कर रहे हैं इस बात को कि आरएसएस और बीजेपी ने इस पे कोई फंड किया है या वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा स्पॉन्सर्ड था आंदोलन, तो मैं उनसे पूरे सम्मान के साथ आपसे चाहता हूं कि पूछें कि भैया कौन कह रहा था आडवाणी से मिलने के लिए और किसने विरोध किया था, इसका जवाब उनसे पूछिएगा। दोस्ती है अभी भी आपकी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बातचीत होती है? नहीं, ना मिलना जुलना होता है, ना बातचीत होती है। बहुत सारे लोग संजय जी ऐसे हैं जिन्होंने धीरे धीरे कर कर वो आपकी पार्टी से जो आंदोलन था, जो पार्टी में कन्वर्ट हुआ, धीरे धीरे छोड़ के चले गए। बहुत सारे नाम हैं। उनमें से आपको लगता है कोई किन्हीं को कि नहीं जाना चाहिए था, आशुतोष या कोई और जो छोड़ के गए हो? देखिए, जैसे थोड़ा मलाल है कि इस व्यक्ति को नहीं जाना देखिए, चाहिए था। पार्टी से छोड़ के कोई भी जाता है, संगठन से जाता है, तो उसका मलाल होता ही होता है, क्योंकि हम एक साथ काम करते हैं, चीज़ों को बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, और वो चीज़ खड़ी हो जाए, पार्टी खड़ी हो जाए, संगठन खड़ा हो जाए, उसके बाद लोग किसी कारण से अलग हों, तो उसका ना संगठन को फायदा होता है, ना खुद को अच्छा लगता है। तो मैं किसी के भी और इसीलिए मैंने एक सिद्धांत बनाया कि हम
जो भी साथी अपने साथ काम कर गए, छोड़ गए पार्टी, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलना, और ना मैंने कभी बोला, ना अरविंद जी ने बोला। पर सुनने में आया है कि आप 2-3 थे जिन्होंने आपने जिनका बहुत साथ दिया, बोला कि इनको नहीं जाना चाहिए, इनको अकोमोडेट करना चाहिए। आशुतोष जी का नाम है मैंने तो उनमें से? आशुतोष जी क्या, मैंने तो कोई, आशुतोष जी, आशीष खेतान, जितने भी पार्टी के लोग छोड़ के जाने की बात जब भी हुई, अंतिम दम तक मैंने प्रयास किया कि वो पार्टी छोड़ के ना जाएं, हमेशा। इतने सारे लोग ये तो कैसे चले गए? सार्वजनिक है, इसमें कुछ छिपा हुआ थोड़ी है। पर इतने सारे लोग कैसे चले गए? ठीक है, परिस्थितियां बनी है, अब उसमें क्या किया जाए, अब उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता, ना मैं बोलता हूँ, मेरी आदत नहीं है। कहा जाता है कि एक डिक्टेटोरियल स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इसीलिए जो बहुत सारे क्रेडिबल नेम्स हैं उनको जाना पड़ा। देखिए, अब आरोप लगाने के लिए तो आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अगर ये सच है तो इतनी बड़ी पार्टी चलाना, लोगों से ही तो पार्टी बनी। एमएलए बने, मिनिस्टर बने, दो दो जगह पे, एक जगह 3 बार सरकार बनी, एक जगह प्रचंड बहुमत की सरकार अभी चल रही है, विपक्ष का नेता बना पंजाब में, एमपी जीत के आए वहाँ से। तो इतना लंबा सफ़र आप तानाशाही से ही पार्टी चला रहे हैं और सबके खिलाफ काम कर रहे हैं, इसमें ये बात नहीं है, ये सच नहीं है। तो कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। अगर, क्योंकि आप दिल्ली से हैं, अब दिल्ली में तो सरकार है नहीं आपकी, आप नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर दिल्ली से हैं। पंजाब में तो यही तय होगा कि अगली बार कौन जीतेगा चुनाव जो अगले साल होगा, कि उसमें से राज्यसभा के सांसद कहाँ से आएंगे। तो संजय जी, ऐसा कोई श्योरिटी तो है नहीं कि संजय जी का टर्म रिपीट होगा राज्यसभा का। तो क्या संजय जी जितने स्ट्रांगली डिफेंड अरविंद केजरीवाल और पार्टी को अब करते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर संजय जी सांसद ना रहें, क्या उतनी ही स्ट्रांगली अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को डिफेंड करेंगे? ये रिकॉर्ड हो रहा है, और आपके इस रिकॉर्डिंग के दौरान मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी मुझे अरविंद केजरीवाल जी का फ़ोन आ जाए आपसे बातचीत करते करते, और ये कहें कि अब आपको राज्यसभा के सांसदी से इस्तीफा देना है और आपको अब संगठन का काम पूरे टाइम करना है, तो मुझे 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसका जवाब यही है, टर्म खत्म भी हो जाएगा, पार्टी के काम करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, 13 में चुनाव नहीं लड़ा, 15 में चुनाव नहीं लड़ा, फिर 18 में पार्टी ने भेजा, लोकसभा 14 में कहा गया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, तो मैं तो संगठन का काम पहले से ही करता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 30 में हमारा टर्म खत्म हो रहा है, पार्टी कहेगी आपको संगठन का काम करना है, करते रहेंगे, उसमें क्या। बताइए, आप हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं देश भर में, वो बेचारे क्या सब एमपी एमएलए बन जा रहे हैं? नहीं बन रहे हैं ना। कुछ ही लोग हैं ना जिनको मौका मिल रहा है। 70 लोग हैं जिनको दिल्ली में मौका मिल जाता है, 117 हैं जिनको पंजाब में मौका मिल जाता है, कुछ एमपी हैं जो 10-20 सीटों पे लड़ लेते हैं और वहां से 2-4 हमारे जीत के आ जाते हैं। बाकी सब क्या है, उनका मोटिवेशन क्या है? तो वो बेचारे, मतलब वो सब बेकार हैं जो काम कर रहे हैं, दिन रात खट रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही वो और बेकार है। नहीं, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। तो अगर मान लीजिए जब मैं आया था, तो आया था जब आरटीआई का आंदोलन चला रहे थे केजरीवाल जी, तब तो दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था कि सभासद भी हो जाऊंगा। उसके बाद फिर 13 में ये चुनाव जब लड़ा गया, तो आपको पता है कि क्या कहा जाता था कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, अब इनको अपनी औकात पता चल जाएगी, 6% से ज़्यादा वोट इनको मिलने वाले नहीं हैं। एक नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है तो उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा था अगर 6% वोट आ गया और 3 सीटें 5 सीटें पता नहीं कितना उन्होंने बोला था कि आ गई, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो हम लोगों ने तो दूर दूर तक नहीं सोचा था, लेकिन परिस्थितियां बनी, कोई एमपी बना, कोई एमएलए बना, कोई मिनिस्टर बना, लेकिन ये बने कार्यकर्ताओं के दम की बदौलत, ये हमें याद रखना चाहिए, उनके अथक परिश्रम की बदौलत, और उसको नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी ने दिया। तो इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर 30 में टर्म खत्म, तो 30 है ना, आज तो 26 चल रही, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी भी अगर पार्टी मुझे कहे कि आप इस्तीफा दे के संगठन का काम कीजिए, तो मैं छोड़ दूंगा।
क्योंकि ये बात आप कह रहे हैं तो बात ही नहीं है संजय जी, आपके लिए नहीं है पर ये बात है आम आदमी पार्टी में, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चलिए मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ इसी से जुड़ा हुआ। आप बताइए आपके नज़रिए से, मैं जर्नलिस्ट के नज़रिए से नहीं पूछ रही हूँ, जिसने एक फाउंडिंग मेंबर रहे हैं पार्टी का, हर मोड़ पार्टी का देखा है, हर अप एंड डाउन देखा है पार्टी का। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी पार्टी ने जो राज्यसभा जो चुन के नेता भेजे हैं, जिनको टिकट दिया है, आप राज्यसभा की बात करिए क्योंकि आप राज्यसभा से हैं, क्या उन्होंने सही लोगों को राज्यसभा भेजा देखिए, या चूक हुई है? हर आदमी की अपनी अपनी स्टाइल होती है। आप मैं उम्मीद करूं कि मैं अरविंद केजरीवाल बन जाऊंगा तो नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा ना। तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। तो मैं अगर किसी चीज को बहुत मुखरता से, प्रखरता से रख पाता हूँ, मजबूती से रख पाता हूँ, लड़ पाता हूँ, भिड़ पाता हूँ, तो उसकी पृष्ठभूमि एक दिन में नहीं तैयार हुई है। ये मेरी 30 साल की जर्नी है जो मैं इस तरह से बोल पाता हूँ या कह पाता हूँ, या जेल भी गया और आके भी बोल पाया। तो वो 30 साल का सफर है ना। और मैं उम्मीद करूं कि भाई सब इसी तरीके से लड़ते रहें तो वो गलत है। वो कहीं पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, कोई बुद्धिजीवी होता है, कोई लाठी खाने का काम करता है, कोई जेल जाने का काम करता है, कोई जो है वो संगठन बनाने का काम करता है। तो हमारी पार्टी में भी जो एमपी हैं, मैं आपको ये सवाल कई लोग करते हैं, इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं। आप अगर भारतीय जनता पार्टी के उंगलियों पे 10 नेता का नाम आप गिनना चाहें तो बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी की। एक मोदी आते हैं, एक अमित शाह आते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा राजनाथ सिंह और 2-4 नाम आप नितिन गडकरी। लेकिन आम आदमी पार्टी के अगर नेताओं को आप याद करेंगी, पूछेंगी कौन है किस, तो सबकी अपनी अपनी ख्याति है। लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को, लोग जानते हैं गोपाल राय को, सौरभ भारद्वाज को जानते हैं लोग, राघव चड्ढा हो गए, संदीप पाठक हो गए, हमारे सारे नेता वो एक आतिशी हो गई। तो सबने अपनी पहचान बनाई है। पार्टियों का देखिए, एक दिन में हम सोचें कि हर आदमी एक जैसा ही हो जाएगा, वो संभव नहीं। अपने परिवार में संभव नहीं, पार्टी में कैसे हो जाएगा? सही कह रहे हैं। पर संजय जी, चलिए आप जैसे कोई मुखर नेता टाइम लगता है बनने में। अब अटल जी और मोदी जी में फर्क आपको दिखता है ना? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ जैसे जैसे आप जैसे जो मुखर नेता हैं, जो आप बिल्कुल बोलते हैं, जैसे अपना पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। संजय जी, मैं बात कर रही हूँ, एक चीज़ तो होनी चाहिए ना, आप बताइए होनी चाहिए कि नहीं? हर जो राज्यसभा का एमपी हो, हर काडर हो, जो भी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो, और वो है लॉयल्टी और अलीजेंस। आप बिल्कुल लॉयल हैं और आपके पास अलीजेंस है कि आपकी पार्टी सबसे ऊपर है आपके लिए, ये तो आप मानते हैं होना चाहिए। ठीक बात है। आप सही कह रहे हैं कि सारे राज्यसभा एमपीज में है, 100% होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। नहीं, आपके जो राज्यसभा के एमपीज हैं उनमें है। अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। अब मैं फिर वहीं पे आ जा रहा हूँ कि हर आदमी से एक पार्टी के अंदर एक जैसी उम्मीद करना वो गलत अपेक्षा होगी। सबकी अपनी अपनी, जैसे मान लीजिए हम लोग संत बलबीर जी को लेके आए, तो वो पानी के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पद्मश्री हैं। हम अगर क्रिकेटर के रूप में हरभजन जी को लेके आए, या उद्योगपति के रूप में राजेंद्र गुप्ता जी को लेके आए, तो हरभजन सिंह जी ने आज तक पार्टी के लिए एक चीज, हाँ, मैं इसलिए उसका जवाब दूंगा मैं। उसके बाद अशोक मित्तल जी को लेके आए, शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं वो। आपने मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं और भी दे सकती हूँ। ठीक है, सानी जी हैं, उनको इसी सरकार ने पद्मश्री दिया था। तो सबकी अपनी अपनी क्वालिटी देख के पार्टी ने उनको मौका दिया। लेकिन अब आप उम्मीद करें कि भाई सब उसी तरीके से लड़ते भिड़ते रहेंगे, वो उस फील्ड से उस तरह से नहीं आए हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। अब हरभजन सिंह की जहां तक बात है, उनकी अपने व्यस्तताएं तमाम रहती हैं, लेकिन जहां पार्टी ने उनको कहा, जैसे भी जालंधर का बाय इलेक्शन हुआ या कभी और कुछ काम उनको पार्टी ने कहा, जाके प्रचार भी करते हैं। ठीक है, उनके पास उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि घुमा फिरा के मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं
कि एक दल चलाने में या एक परिवार चलाने में सबसे बराबर की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। जितना काम अरविंद केजरीवाल मेहनत कर सकते हैं उतनी मैं नहीं कर सकता। जितनी मैं कर लेता हूं उसके मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते मेहनत। तो ये तो है ना, इसको मानना पड़ेगा। इसमें ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कोई संगठन या परिवार ऐसे ही चलता है। राघव चड्ढा क्या इस परिवार से अलग हो गए हैं? नहीं, गलत बात है। काहे अलग हो गए? क्योंकि चलिए मैं देख लेती हूँ, इतना राज्यसभा भेजा गया, पंजाब में चार्ज दिया गया, जब इतना बड़ा ऑर्डर आया कि आपका केस डिस्चार्ज हो गया, बहुत बड़ा ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर नहीं है, जो कथित चार्जेस थे लिकर माफिया को लेकर, लिकर स्कैम को लेकर, वो सारा डिस्चार्ज हो गए, आप सब डिस्चार्ज हो गए। बनता नहीं था राघव चड्ढा जी को कि कम से कम एक ट्वीट कर दे, ना पार्टी ऑफिस दिखे, ना एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे, ना उनका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया कि एक बहुत बड़ी जीत है ये आम आदमी पार्टी के लिए, और अभी भी नहीं, पिछले 6 महीने से नहीं आया है। इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछिए तो बेहतर रहेगा। उनसे पूछिए। आप इतने क्लोज हैं उनसे, तो आपने उनका नाम बताया कि देखिए ऐसा है कि राजनीति का दूसरा पक्ष ये भी है कि उतार चढ़ाव आते हैं कई बार। तो आप इसका जवाब उन्हीं से पूछिए, वो ज्यादा आपको अच्छे से दे पाएंगे। तो ये उतार है या बीजेपी में चढ़ाव है जो उनका? कुछ भी है वो आपकी जो बात है वो अपनी जगह जायज है, लेकिन आप उनसे ही इसका जवाब मांगिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जो स्पेक्यूलेशन है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और जो हमारे यहाँ पे स्पेक्यूलेशन जो चल रहा है जर्नलिस्टिक सर्कल्स में, संजय जी, चल रहा है कि राघव चड्ढा जी बीजेपी की ओर जा रहे हैं, मुड़ कर रहे हैं, और पंजाब इलेक्शन के पहले वो चले जाएंगे। एकदम नहीं लगता ये बात। तो फिर आपसे खफा हैं आप? अब जिस दिन वो ऐसा काम करेंगे तो सबसे पहले उनके खिलाफ बोलने वाला मैं होऊंगा। जब तक अगर चुप रहेंगे तब आप नहीं बोलेंगे। परिवार के अंदर हैं तो परिवार के भाई, एक पार्टी के अंदर अगर आप हैं, परिवार के अंदर हैं, तो जो उसके अंदर की जो समस्या है उसको बैठ के मिल के बातचीत करके सॉल्व करेंगे। पिछली बार अगर मामला वहां तक पहुंच गया तो फिर तब देखा जाएगा। पिछली बार राघव चड्ढा जी परिवार जो है, कब बात हुई थी आपकी? अरे रोज बात होती है, रोज पार्लियामेंट में मिलता ही है। अच्छा, रोज बात होती है? पार्लियामेंट में तो मुलाकात रोज ही हो रही है। और आपने नहीं बोला अरे भाई इतना बड़ा डिसीजन आया, चलो पार्टी ऑफिस? अब आपको कैसे लग रहा है कि मैंने नहीं बोला? अच्छा, वो आए नहीं, पर मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये आपने अपने मन से बना लिया ना कि नहीं, आपने हमने देखा नहीं तो हमने सोचा नहीं बोला होगा, नहीं तो आप संजय जी की अब बात कौन नहीं मानेगा। ठीक है, वो उस समस्या का समाधान अलग से कर लेंगे। चलिए फिर वो आगे बढ़ते हैं। जो ऑर्डर आया संजय जी, बहुत बड़ा ऑर्डर था आपकी पार्टी के लिए। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की अगर हम ट्रैजेक्टरी देखें शुरू से, जैसे बिल्कुल कहते हैं, जैसे अगर लिखा जाता है ख़त्म हो गई, पॉलिटिकल ऑब्यूचरीज लिखी जाती हैं, फिर कुछ एक ऐसा चीज़ हो जाती है कि वो पार्टी फिर बाहर आ जाती है। जो अभी आपका जो लेटेस्ट ऑर्डर आया, मतलब लोअर कोर्ट से आया है, पर आपका केस डिस्चार्ज हुआ है। जो भी कथित एलिगेशंस थी आपके जो लिकर स्कैम को लेकर, कोर्ट ने ये बेसिकली बोला है कि इसको ट्रायल जाने के लिए मतलब भी इसमें कुछ नहीं है, इसको यहीं डिस्चार्ज किया जाता है। जो हाई कोर्ट है उसने आकर जो सीबीआई की ऑब्जर्वेशंस है उस पे स्टे दिया है, पर इसको कितनी बड़ी जीत मानते हैं? नहीं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, और ये इस बात को दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति ईमानदारी से चट्टान के साथ खड़ी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा मरसिया पढ़ने की कोशिश बार बार हुई कि ये पार्टी खत्म हो गई, समाप्त हो गई, लेकिन हम लोग फिर उभर के आए, फिर निकल के आए, तमाम चुनौतियों का सामना करके उससे फिर निकले हम लोग। ये मामला भी ऐसा ही है। उस समय हम चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते थे, भैया पैसा कहाँ है, भ्रष्टाचार किया है तो जमीन कहाँ है, प्लॉट कहाँ है, गहने कहाँ है, सोने कहाँ है, कुछ तो खरीदा होगा, कहीं तो लगाया होगा, किस बैंक में रखा बता तो दो। सुनता ही नहीं था कोई, कहता था नहीं नहीं ये भ्रष्टाचारी है, हाँ ये देखो इसको इसी स्टूडियो के अंदर बस फांसी पे चढ़ा दो। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी चैनल ऐसा नहीं था जिन्होंने हमें बख्शा हो।
आप सही कह रहे हैं। एकदम बुरी तरीके से हमें बदनाम किया गया, उसका कितना मानसिक दबाव हमारे परिवार ने झेला उसकी कल्पना। आपके बच्चे जा रहे होते हैं सड़क पे, लोग कहते हैं इनके बाप ने भ्रष्टाचार किया है, शराब घोटाला किया है। कितनी पीड़ादायक बात है वो। और मैं जानता हूं, मेरा ईमान जानता है या तो ईश्वर जानता है कि एक पैसे की कोई बेईमानी नहीं की, बावजूद इसके सुनना पड़ रहा है। तो वो जो एक पीड़ा झेलनी पड़ी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता था ये मामला उड़ जाएगा, आपको याद है कमेंट उस समय के। और हाई कोर्ट कहता था नहीं नहीं ये बहुत आरोपी हैं। लोअर कोर्ट कहता था नहीं बेल नहीं दे सकते। अरे साहब बेल नहीं मिली, बताओ, बहुत कुछ है इनके खिलाफ। हाई कोर्ट से बेल नहीं मिली इनको, बहुत कुछ है इनके खिलाफ। भाजपा वाले तो ऐसा चिल्लाते थे कि एक एक ट्रक भर भर के सबूत है इनके खिलाफ। और जिस दिन डिस्चार्ज कर दिया और कह दिया कि इनके खिलाफ चार्जेस भी नहीं बनते, ट्रायल के योग्य भी केस नहीं है। देखिए, आपके दर्शकों को यह जानना चाहिए कि कोर्ट ने क्या कहा कि इनका मुकदमा चलाने योग्य भी नहीं है, इतना भी सबूत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। तो भाजपा ही कह रहे हैं कि सबूतों से छेड़छाड़ हो गई। तो भैया, प्रधानमंत्री तुम्हारा, गृह मंत्री तुम्हारा, सीबीआई तुम्हारे अंडर, ईडी तुम्हारे अंदर, छेड़छाड़ किसने कर दिया? भाजपा ही तो कह रहे हैं कि जैसिका लाल का केस देख लीजिए, लोअर कोर्ट ने उसको बरी कर दिया था, पर आगे जाकर जब कोर्ट में गया। मैं आपसे कह रहा हूं, अब कहने के लिए तो 1000 तर्क दे सकते हैं, कहने के लिए तो 1000 तर्क दे सकते हैं, लेकिन जो कागज बोल रहे हैं, जैसे जज ने कहा ना, हम फाइलें हमसे बात करती थी। देखिए ना जजमेंट क्या लिखा हुआ है। जब वो फाइलें बात करती थी तो जज साहब को कुछ मिलता नहीं था सबूत। क्या है सबूत? जेसिका लाल का मर्डर तो एक छपा खबर ही यही छपी थी ना कि किसने जेसिका लाल को मारा। उनकी तो मौत हुई थी, हत्या हुई थी ना, क्योंकि एक हत्या हुई थी। हत्या हुई थी और उस पे कोर्ट ने कह दिया बरी, मान लीजिए नीचे किया तो सीधा सीधा मौत हुई थी ना। इसमें तो हम पूछ रहे थे पैसा हमने जो भ्रष्टाचार किया है वो कहां है? जो हमने हजारों करोड़ की लूट का आरोप आप लगा रहे हैं। एक बैनर लगाया था भाजपाइयों ने, अगर मैं वो दिखा दूं, मेरे पास पड़ा होगा, 1,76,000 करोड़ का शराब घोटाला। बताइए आप, कुछ भी चल रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैनर नहीं था। तो मैं नहीं, एक बैनर लगा के सभा भी कर रहे थे। अच्छा, सभा भी वो बैनर मेरे पास पड़ा होगा। आपने बैनर रख लिया? वो रख लिया बैनर मैंने, फोटो उसकी खींच के। जो आपका तो नाम, मेरा कहने का मतलब, कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, और जिसका डिफेंस है वो सुनना ही नहीं है। तो अब आप जेसिका लाल के मर्डर के केस में कुछ तो सबूत रहे होंगे। पहला सबूत तो ये कि एक महिला की हत्या हो गई, उसको गोली लगी, वो गोली सबूत के रूप में होगा, कोई हथियार सबूत के रूप में होगा, कोई व्यक्ति देखा होगा उसको, मान लीजिए नीचे से बरी हो गया तो आगे उसको सजा हो गई। संजय सिंह के केस में, अरविंद केजरीवाल के केस में, मनीष सिसोदिया के केस में, आज मैं फिर आपके इस प्रोग्राम में पूछ रहा हूं, सबूत क्या है? ये तो बताओ संजय जी कि इतने करोड़ इनके यहां से बरामद हुए। इनके आपने सुना था किस तरीके से दलील दे रहे थे हमारे केस में। कहने लगे भाई क्या आरोप है? बोले साहब 2 करोड़ रुपए इनको दिया गया। तो ये पैसा इन्होंने गुजरात में लगाया? बोले नहीं साहब। तो ये पैसा कहीं रखा इन्होंने, बैंक में जमा किया? नहीं साहब। किसी को आगे दिया? बोले नहीं साहब। तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां है? पैसा मिला आपको? नहीं मिला। कुछ बरामद हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रुपया जला दिए हो साहब। ये दलीलें थी, हंस रहे थे लोग कोर्ट रूम में, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। पीड़ा इस बात की थी। तो ये जो एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं। आपके हमारे मतभेद होंगे, आप नफरत की राजनीति करेंगे, आपके खिलाफ तल्ख बोलते थे पहले भी, आगे भी बोलेंगे, जेल में डाल दोगे, फिर निकलेंगे, फिर बोलेंगे, उसमें रोक नहीं लगनी है। क्योंकि एक जीवन का एक मैंने तय कर लिया, भाई हम ये नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ ही बोलेंगे, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि नफरत से दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं ना आपस में, वो हिंदू मुस्लिम देश हैं। क्यों? क्योंकि कट्टरता की सोच को, नफरत की सोच को बढ़ावा दिया गया।
तो अल्टीमेटली आपस में लड़ेंगे। और आप देखिए कि जो हिंदू हिंदू के नाम पे खुश होते हैं, वो कहाँ उस वक्त चले जाते हैं जब हिंदुओं के स्कूल बंद हो रहे होते हैं, अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा होता है, बेरोजगारों को लाठियां पड़ रही होती हैं, जब अग्निवीर के नाम पे नौजवानों का हक मारा जा रहा होता है, जब उनके पेपर लीक होते हैं। वो तो हिंदू ही होते हैं ना 90%। कई हिंदू बोलते हैं आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल वाले कि जिस हिंदू का खून न खौला, ये स्कूल बंद होने पर जिस हिंदू का खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। 1 लाख सरकारी स्कूल मोदी जी ने बंद कर दिया, अगर किसी हिंदू का खून न खौला तो खून नहीं, वो पानी। कभी देखा आपने? तो इसका मतलब देश की बर्बादी की गाथा हम लोग खुद मिल के लिख रहे हैं, और उसमें आप चाहती हैं कि संजय सिंह भी शामिल हो जाए और आम आदमी पार्टी भी शामिल हो जाए। ये होने वाला नहीं है। ये ऐसे एक नहीं 1000 मुकदमे करें। उन्होंने किया इसी वजह से कि भाई ये बोलता ज्यादा है, इसको चलो मुकदमे करके जेल में डालो, चुप करा दो। तो इस लिहाज से बड़ी जीत थी। मैं उसको बात पूरी कर लूं अपनी। तो जब वो निकल के आए केजरीवाल साहब वहां, तो वो उनका दर्द फट पड़ा कैमरे के सामने, तब वो रोए। तब उनको याद आया कि कितनी बुरी तरीके से उनको टारगेट किया गया। तो ये था। आज भी इसमें उतार चढ़ाव केस में देखने को मिलेंगे, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर उतना ही ताकत से दोहरा रहा हूं कि कोई एक सबूत इनके पास न था, न है, न रहेगा। उसी केस में संजय जी आप भी जेल गए, क्योंकि मैं वो पार्ट पढ़ रही थी जब जज ने आपका मेंशन किया, और वो काफ़ी हास्य भी था, फनी भी था, क्योंकि वो जैसे उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं ये कैसे आरोपी बन गए। तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो मैं सीबीआई केस में मैं था नहीं। हाँ। उसमें भी हमारा जिक्र किए। अच्छा, और मजेदार बात आप सुनिए। मेरे केस में जब इन्होंने मेरे नाम का जिक्र किया, किसी अप्रूवर से करवाया, दिनेश अरोड़ा से, तो उसके बाद मैंने बाकायदा लीगल नोटिस दिया और ईडी ने मुझसे माफी मांगी। देखिए आप, जब ये ट्रायल में चीजें हैं तो वहां तक गई नहीं, वरना तो इनकी खटिया खड़ी हो जाती, ये जवाब नहीं दे सकते थे। इन्होंने मुझसे माफी मांगी कि गलती से टाइपो मिस्टेक हो गई हमसे, और अब आप देखिए टाइपो एरर हो गई, और फिर उसके बाद आप जेल गए थे। जेल गए, यहीं इसी कमरे में, और अंदर 14 घंटे तक मेरे घर की छानबीन हुई। मेरी माताजी की पासबुक लेके गए, पिताजी की पासबुक लेके गए, और सवाल आप जानते हैं। और अगर 20 साल पहले गए होते तो एंट्रीज उन्हीं की आपके पास होती, क्योंकि उन्होंने तो आपको पैसे नहीं, तो अब उसी में भी सुनिए आप। तो मुझे 4 बजे फोन दे दिया, यहीं इसी कमरे में। अरविंद जी को मैंने पहला फोन किया, तो बोले अरे वो चले गए क्या? हमने कहा हाँ बस जाने वाले हैं, फोन दे दिया उन्होंने। तो बोले अच्छा, क्या पूछ रहे थे? हमने कहा आए, मैंने कहा भाई पूरा चेक कर लो। चेक कर लिया उन्होंने। अच्छा ठीक है। फिर यहीं पे बैठे हुए हैं, बार बार निकल के बाहर बात कर रहे हैं, पीछे बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, उधर बात कर। हमने कहा भैया मसला क्या है बताओ तो बोले सर सॉरी सर, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। हमने कहा यार मैं 700 लोग बुलाए तुमने, मैं पहला आदमी हूं जिससे तुमने कोई पूछताछ नहीं की, कोई सम्मान नहीं दिया, सीधे मेरे घर पे आ कह रहे अरेस्ट करना है। ईडी सीबीआई का एक प्रोसेस होता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई सम्मान, मुझे उसके पहले एक भी सम्मान नहीं दिया था इन्होंने। उसका एक प्रोसेस होता है, आप भी जानती होंगी कि किसी भी मामले में वो पहले पूछताछ करते हैं, तब एफआईआर करते हैं, तब आपको अरेस्ट करते हैं। सीधे आए चलो। हमने कहा चलो। हमने कहा यार तो पहले फिर फोन क्यों दिया, तो पहले ही बता देते। फिर मैं अंदर गया, मैंने अपना वीडियो बनाया और मैं माता जी से आशीर्वाद लेकर मैं निकल गया। तो मेरी माँ जो है उनको बार बार ये परेशानी होती थी कि उनको मिलना है जी। और मैंने अपने घर वालों से कह दिया था कि भाई मुझे किसी से मिलना नहीं, मुझसे मिलने मत आना कोई लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कहीं से कमज़ोर पड़ूं आप लोगों को देख के, इसलिए वीसी पे बातचीत हो जाएगी, वीडियो कॉल हो जाएगी, बस उतना बहुत है। तो मैं देखता था कि जब मैं अपने फैमिली से बात कर रहा होता था तो मैं हंसी मजाक ही करता रहता था कोई। और मैंने यहाँ भी कहा था कि पर आपने वहां पर भी काफी लोग आपकी जो हाँ, मंडली बना ली थी, हमने सुना है। वो अभी उसका थोड़ा किस्सा बताता हूँ आपको। तो फिर वहाँ मैंने अपने परिवार से भी ये कहा था कि ये मत पूछा करो कि
कैसे हो, क्या खा रहे हो, क्या कैसा लग रहा है। हमने कहा ये तक भी मत पूछना, ये पूछना कि जेल वाले कैसे हैं। तो इतना तक मैंने मना कर रखा था। तो मम्मी पीछे से आती थी, वो चेहरा देखती थी कि हाँ बातचीत हो रही है, तो हम उनसे नमस्कार करते थे, फिर हट जाती थी, वो चली जाती थी। फिर वो अचानक एक दिन मुझे अपनी आंखें दिखाने के लिए जाना था यहाँ प्राइवेट क्लिनिक में, तो वहाँ माता जी अपना पर्चा बना के बैठी हुई थी। तो मैं पहुँचा, तो मैंने पैर छुआ, तो पुलिस वालों को लग गया कि भाई इनके परिवार का ही कोई है, तो वो लोग इतना सम्मान दिया उन्होंने, पीछे हट गए, बोले आप साहब बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ। तो तो बोली हमसे कि ठीक हो, हमने कहा हाँ। तो खाना क्या मिल रहा है वहाँ पे? फिर मैंने चना निकाला अपने झोले से, मैंने कहा यही चना है, यही खा रहे हैं, और आप चिंता मत कीजिए, हम एकदम ठीक है, आप जाइए। तो फिर रोते हुए मुझे देखा उन्होंने, और वैसे ही वो निकल गई। अब आप मुझे बताइए कि उनके बेटे को 1 लाख बार सारे चैनल, अखबार, मीडिया में कहा जा रहा है भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, जिसको उन्होंने बचपन से पाला बड़ा किया। कितना मानसिक पीड़ा उनको झेलनी पड़ी होगी, या मेरे परिवार को, या बच्चों को। तो जो जो ये पूरा फेज था, वो बहुत ही, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद का एक ऐसा सबसे बड़ा मामला है जिसमें एक पूरी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची गई। ये तो अच्छा हो कि हमारा कोई नेता टूटा नहीं, एक भी नेता नहीं टूटा। तो ये अरविंद केजरीवाल जी के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है जो हम लोगों को मिली। अब आपने जो पूछा था, तो ईडी वाले जो हमसे सवाल करते थे, तो उन्होंने कहा कि साहब ये राधिका सिंह कौन है? तो हमने कहा भैया क्यों, क्या हो गया? तो कहने लगे कि नहीं नहीं, आप पहले बताइए राधिका सिंह कौन है। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले 1.5 लाख रुपए उन्होंने आपको दिया है। हमने कहा राधिका सिंह वही है, हमारी बूढ़ी माँ, जिससे अभी सुबह मिल के आए हो तुम, और उन्हीं से तुम पासबुक लेके आए हो। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, अपने आप को ईडी कहते हो, इन्वेस्टिगेशन की। एक माँ का अपने बेटे के सांसद होने के बाद अपनी पेंशन के पैसे से 1.5 लाख रुपए देना, हमारी ईमानदारी की जांच कर रहे हो तुम, हमारी बेईमानी की जांच नहीं कर रहे हो। हमने कहा लिखो इसको। तो भागने, अरे नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी सर। हमने कहा नहीं, लिखो ना, ये तो तुम हमारी ईमानदारी की जांच कर रहे हो। हमारे पास इंश्योरेंस का पैसा जमा करने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने मम्मी से पैसा लिया, उन्होंने अपने पेंशन के पैसे से मेरे खाते में 1.5 लाख रुपए डाला, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ये है। सुना है आपने जेल में भी सेटिंग तो कर ली हाँ, थी, जेल आपके में सारे हमारे मदद भी नहीं, की है लोगों की। जेल में मैंने जो एक कैदी के अधिकार होते हैं उसको ठीक कराया। अपनी पार्टी बना रखी है जेल में, अगर जाएंगे तो हाँ हाँ, कोई दिक्कत वापस नहीं जाएंगे है। तो दिक्कत नहीं होगी। मैं पहले भी 4-5 बार जेल जा चुका था आंदोलनों में, कोई ऐसी बात नहीं थी मेरे लिए। और वहाँ गया तो फिर वहाँ एक कैरोके का सिस्टम था, एक म्यूजिक रूम था, जाके आराम से गाना वाना सब सीसीटीवी में आता था। तो मैं चाहता था कि ये जो भाजपाई सोच रहे हैं, ये देखें हम गाना गा रहे हैं वहाँ पे। अपना गाना वाना गाते थे 1 आध घंटे। उसके बाद वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे। हमने पूरा किताबें पढ़ते थे, और सब उनके 24 घंटे के कैमरे। मुझे लगता है कि जो सरकार ने विरोध नहीं किया, तो उसके पीछे ये भी कारण रहा होगा कि कहीं से उनको दिखा होगा कि कोई फर्क इनके ऊपर पड़ नहीं रहा है, तो चाहे रखे रहो, जितना मन मर्जी तुम्हारा रखो भाई जेल में। संजय जी, पिछले 3-4 साल में कोई और जॉब ऑफर आया है किसी और पार्टी से? मेरे पास नहीं करते। नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे बीजेपी भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला? एकदम नहीं, कोई ऑफर नहीं आया? कुछ नहीं। और मुझे क्योंकि मनीष जी कह रहे थे उनको आया था। उनको आया था। हाँ। उनका मेरे पास तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनके आका से जिस तरह से मैं सीधे लड़ता हूं, तो कौन रिस्क भी लेगा मेरा नाम लेने की? तो कोई रिस्क भी नहीं ले सकता ना। पता चला मोदी जी के सामने जो मेरा नाम ले, उसी को पार्टी से निकाल दे मोदी जी। तो इसलिए मेरे केस में वो रिस्क नहीं है। ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं नहीं हुआ। नहीं नहीं। पर जो कांग्रेस आपके साथ थी इलेक्शंस में, जो जनरल इलेक्शंस में, आप कहती है ये सारा टीम भी है बीजेपी की, बीजेपी नहीं निकलवाया है अब उसके क्योंकि पीछे आप, उनके राजनीतिक कारण है वो, अब आप उसको क्या करेंगे? क्योंकि गुजरात लड़ रहे हैं आप, पंजाब लड़ रहे हैं।
तो उन्होंने दिल्ली क्यों लड़ा? नहीं, आप राजनीतिक कारण ये है, मैं पूछ मैं रही कह रहा हूँ हूँ कि अगर 7.5% वोट उन्होंने दिल्ली में काटा तो बीजेपी ने उनको फंड किया होगा दिल्ली का चुनाव लड़ने के लिए, तभी कांग्रेस लड़ी। तो ऐसी बेबुनियाद बातें जो अपने आप को हास्यास्पद बना दे, नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। आपको लगता है गलती हुई थी कांग्रेस से अलायंस कर नहीं, उस समय 2024 की में? जरूरत थी तो भाई। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में नफरत का बीज बो रही है, जिस तरीके से चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की सारी व्यवस्था डाल दी है, खुलेआम लूट चल रही है, सारे संसाधनों के ऊपर लूट चल रही है, उस भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सबका मिलना जरूरी था। उसके हिसाब से वो इंडिया ब्लॉक बना था। पर आप तो अभी इंडिया ब्लॉक में है नहीं। क्योंकि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से हमें चुनाव जिन राज्यों में लड़ना है वहां पे मजबूती से अपने संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, अपने संगठन के विस्तार पे ध्यान दे रहे हैं, चुनाव लड़ने पे ध्यान दे रहे हैं। आप हर जगह चुनाव लड़ते हैं, चाहे अभी देख लीजिए बिहार में भी आपका नोटा से कम वोट परसेंटेज आया। आपका अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर स्टेट में लड़ते हैं, पर ममता बनर्जी से आप डर जाते हैं। बंगाल में आप नहीं लड़ते हैं। ममता बनर्जी से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो अगर ममता बनर्जी जी वो नेता हैं जो हमारे हर कष्ट में हमारे साथ मजबूती से खड़ी रही, तो इसलिए तो उसका वो सम्मान तो करना अखिलेश जी पड़ेगा। भी खड़े रहे, यूपी नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। नहीं, अभी मैंने आपसे कहा कि वहाँ पे पंचायत का चुनाव है, ग्राम पंचायतों का, वो हो जाए फिर आपको बताएंगे, आपके उत्तर देंगे आपके सवालों का। या अलायंस करना चाहेंगे कि 2-3 सीट आपको मिल जाए? अभी रुक जाते हैं। अच्छा, थोड़ा रुक जाते हैं। नहीं रुक जाते हैं। आप मैं वापस लेकिन हम यूपी में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरीके से घेर रहे हैं। मैं 3 पदयात्राएं कर चुका हूँ। वही बात कर रही थी, चा- क्योंकि जमीन तो आप तैयार कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी के चौथी लिए कर रहे हैं? पदयात्रा भी करने जा रहा हूँ आगरा से मथुरा की 3 अप्रैल से। तो अब आपके सवाल का जवाब मैं पंचायत का चुनाव हो जाए उसके बाद दूंगा। आप उसके बाद देंगे। वापस जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर आया संजय जी, उसी की बात करते हैं, क्योंकि आपने पूरी पार्टी ने ये ऑर्डर हेल किया है कि ये क्लीन चिट है आपको। अब फिर क्योंकि एक अदालत से जो ऑर्डर आता है उसको आप कहते हैं कि बहुत बढ़िया, देखिए इस अदालत ने कहा क्या कहा, पर आप फिर लिखते हैं एक चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को कि आपके जो सारा केस है हाई कोर्ट में वो एक जज को ना दिया जाए, क्या क्योंकि तर्क आपको है उसके लगता है। पीछे? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आप फिर उसके पीछे जुडिशरी का तो तर्क सेम क्या है। है? फिर वही गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगी। बताएं। उसके पीछे का तर्क ये है कि 6 बार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामलों में अपनी अलग राय दी है। तो 6 बार। स्वर्णकांत शर्मा जी की बात, स्वर्णकांत शर्मा जी की बात कर रहा हूं। तो आप कह रहे हैं कि पर उसमें तो क्या हुआ, क्योंकि एक जज डिफर कर सकता है, तो एक जज खुद भी कई बार डिफर करता है, तो फिर खुद भी रिक्यूज कर लेता है, तो इसका मतलब वो कानून का पालन नहीं कर रहा है। और हम अगर कह रहे हैं कि इस जज पे हमें यकीन नहीं है तो हम कानून के खिलाफ हो गए। पर संजय जी आप जज थोड़ा ना अरे pick कर हमने एक सकते हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है ना, कि भाई इस जज यहाँ पे हमें यकीन नहीं है। क्यों यकीन नहीं है? क्योंकि इसके पीछे ये कारण हैं। उन कारणों के साथ हमने एप्लीकेशन लगाई है ना, और वो कानून में वो ताकत हमारे पास है। एक हमारा याचिकाकर्ता के नाते तो हमने उसका इस्तेमाल किया है। पर संजय जी और आप एक चीज बताइए, जो जज खुलेआम रिक्यूज कर देते हैं किसी भी केस से, उनसे कोई सवाल पूछने जाता है? कोई पूछता है? बस हाँ देखा, हाँ ये फाइल है, अच्छा ठीक है, कंफर्टेबल नहीं है, रिक्यूज। कोई मीडिया उनसे नहीं पूछता कि भाई इस मामले से आपने रिक्यूज क्यों किया, क्या तर्क है इसके पीछे आपका। तो एक में हमने कह दिया तो कौन सी इतनी बड़ी बात है? क्योंकि देखा ऐसा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक अदालत से खुश है, दूसरी से नहीं है, मतलब जुडिशरी में आप उसके थोड़ा pick पीछे कर का सकते तर्क हैं। है ना। तो आप जो अगर ये मान लीजिए पहली बार इनके पास कोई केस आया होता और उस पे हम ये फैसला ले रहे होते या शिकायत कर रहे होते, तब आपकी बात में दम होता। हमने तो एक पृष्ठभूमि दी है ना, एक कारण दिया है ना कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। उस कारण पे 1000 राय हो सकती है, लेकिन हमने कारणों के साथ कहा है ये बात, ऐसे नहीं कहा है। और दूसरा मेरा काउंटर सवाल है कि जिस मामले में जज की मर्जी होते हैं, हाँ रिक्यूज,
उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि आप रिक्यूज कर जाते हैं ऐसे? जिसमें मर्जी होती है जज की, रिक्यूज हम नहीं करेंगे इसमें। बढ़िया सवाल है, पूछ सकते हैं, आपको पूछना चाहिए। बिल्कुल जवाब देना चाहिए उनको। तो इसलिए कानूनी अधिकार है हमारा, हमने उसका अधिकार का इस्तेमाल किया। आगे क्या सोच है? वैसे ये बताइए संजय जी, क्योंकि आप एक बताइए, क्या अरविंद जी एडवाइस लेते हैं, सलाह लेते हैं? क्यों नहीं लेते आपकी हैं? लेते हैं? मैं सुनने में तो बिल्कुल आता लेते है कि हैं। जो उनको करना होता है वैसा ही होता है नहीं नहीं, सब। बिल्कुल लेते हैं, और लेते हैं। बिल्कुल सब लोग सलाह देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अकेले तय कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी अभी आगे की क्या राय है, क्या सलाह है अरविंद जी को? नहीं, अभी तो जैसे संगठन का काम वो 3 राज्यों में बहुत जुट के कर रहे हैं, बाकी हम लोगों को जिम्मेदारी दी हुई है, हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे तो इम्पोर्टेंट स्टेट कौन सा रहेगा? गुजरात पार्टी के लिए? गुजरात है, पंजाब है, गोवा है, उसके बाद जिन राज्यों में हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बहुत सारी जगहों पे अच्छे से काम कर रहे हैं लोग। पंजाब में सही कहते हैं कि हरियाणा में सुशील गुप्ता जी हैं, तो काम कर रहे हैं लोग। अम, छत्तीसगढ़ संदीप पाठक खुद देख रहे हैं। पंजाब में जो कहा जाता है कि अरविंद जी अभी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा, काफी एंटी अब देखिए, इनकम्बेंसी हो गई थी। ये सब ऐसा तर्क है जिसका कोई न सिर है न पाँव है। अरविंद जी सरकार चला रहे हैं, अरे भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। अगर वो संगठन के काम को, मतलब ये ऐसी बातें की जाती हैं, माफ कीजिएगा आपकी ओर से नहीं, कि हम लोग अपना काम करना बंद कर दें, पार्टी देखना बंद कर दें, केजरीवाल जाना बंद कर दें, हम आराम से आम आदमी पार्टी को हरा लें। यही मकसद होता है इन बातों का। इन बातों का विपक्ष के द्वारा जो उठाई जाती है, बार बार केजरीवाल जाते हैं, केजरीवाल, इसका मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि केजरीवाल जाना बंद कर दें, आम आदमी पार्टी के नेता वहां पे मेहनत करना बंद कर दें, संगठन बनाना बंद कर दें, तो अपने आप जो है बर्बादी की कगार पे ये पार्टी पहुंच जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा, ढोल बजाएंगे सब लोग मिलके। तो वो काम नहीं करना है, और हम जा रहे हैं। तो आप बताइए क्या गलती हो गई? अगर वहां मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन रहा है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं आया था, उन नहरों में पानी आ गया, गलती क्या हो गई? 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है पंजाब के लोगों को, ये गलती हो गई? केजरीवाल के जाने से नुकसान हो गया पंजाब के लोगों का। तो ये मानते हैं कि केजरीवाल गए हैं वहां अरे पे, वही भाई संभाल रहे हैं, खुलेआम जा रहे हैं ना, कोई छिपके थोड़ी जा रहे हैं। तो संभाल रहे हैं पंजाब। भाई मैं कह रहा हूँ खुलेआम जा रहे हैं, जो जिम्मेदारी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनकी बनती है, उसको 100% से ज्यादा निभाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे पंजाब के लोगों का फायदा हो रहा है, भला हो रहा है। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह सलाह देने का हक नहीं है कि अपने राज्य के अंदर आप अच्छी शिक्षा व्यवस्था दीजिए, या अच्छा स्वास्थ्य का इंतजाम कीजिए, या लोगों को नहरों तक पानी दीजिए, या उनके फसल का दाम टाइम पे मिलना चाहिए। भाई तो या सीएम नहीं है उसके तो लिए? देख रहे हैं ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सीएम देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं डबल इंजन भगवंत है। मान जी, नहीं मैं कह रहा हूं 100 ताकत लगनी चाहिए, डबल ही क्यों। अरविंद केजरीवाल जी के साथ और सारे लोग भी लगे हुए हैं, मनीष जी भी वहां पर हैं जो सब लोग एजुकेशन लगे देख हुए रहे हैं, हैं। लगना चाहिए। एक राज्य में अगर आपको जनता ने प्यार दिया है, इतना बड़ा बहुमत दिया है, 95 सीटें आपको दी हैं, तो आप पूरी पार्टी की जिम्मेदारी है कि वहां बहुत अच्छे से काम हो। तो भगवंत मान जी की सरकार बेहतरीन तरीके से वहां पे काम कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में बेहतरीन काम करके दिखा रही है। दिखाना चाहिए उसको, और पूरे पार्टी के लीडर्स का दायित्व बनता है कि वो उसमें जो मदद कर सकते हैं करें। संजय जी, आखिरी 5 मिनट लूंगी मैं आपसे, क्योंकि आप एक सांसद हैं, बहुत वोकल सांसद हैं। अगर जब भी प्रोटेस्ट होता है सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, और वो है आपकी, जो सबसे ज़्यादा सुनाई देती है। अब जो पिछले हम बैक टू बैक सेशंस देखते हुए आ रहे हैं पार्लियामेंट में, एक बिल्कुल डिस्ट्रस्ट हो गया है जो ट्रेजरी बेंचेस हैं और जो जहाँ पर आप लोग बैठते हो। ये ऐसा क्यों हुआ है आपके? क्योंकि देखिए क्या होता है कि ट्रेजरी बेंचेस अगर जिद पे आ जाती है, देखिए राजनीति जिद से नहीं चलती, संवाद से चलती है। कहीं आपको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है, कहीं हमको थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। हम कहते हैं साहब दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया, लाल किले के पास 10 लोग मार दिए गए,
तो इस पे सदन में चर्चा करा लीजिए। कहते नहीं 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 नहीं, पहले वंदे मातरम पे करो। तो हम कहते हैं भाई ये भी जरूरी है यार, देश की राजधानी में ऐसा हो गया, कम से कम कुछ तो ध्यान दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप लोग तो वंदे मातरम से बहस पे भाग रहे हैं। तो हमने कहा चलिए वंदे मातरम कर लीजिए, उसके बाद तो कर लीजिए, नहीं करना है। आप जब सब कुछ, अभी जैसे पूरी दुनिया की पार्लियामेंट में क्या चर्चा हो रही है, वार के बाद की सिचुएशन जो बनेगी उससे कैसे हमें निपटना है, वार रुकनी चाहिए, ये देश के लिए दुनिया के लिए ठीक नहीं है। स्पेन की पार्लियामेंट बहस कर रही है, अमेरिका में उस पर बहस चल रही है, ब्रिटेन में बहस चल रही है, हमारी पार्लियामेंट चल रही है। मैंने कम से कम 4 नोटिस दिया 267 का, एक भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। भाई देश में इतनी बड़ी एलपीजी गैस की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, वेल्डिंग के लिए सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, आपकी टाइल्स की फैक्ट्रियां मोरवी में बंद हो गई, बहुत सारे होटल्स बंद हो गए देश भर में, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं दिन भर लाइन में खड़े होके। एक तो आगरा में मौत हो गई बुजुर्ग आदमी की, और हमने अगर डिमांड की कि भाई इस पे आप बहस कर लीजिए, आप बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इसको क्या कहेंगे आप? ऐसे लोकतंत्र चलता है, ऐसे संसद चलती है? तो ये जो जिद वाला जो एटीट्यूड है ना प्रधानमंत्री जी का और उनकी पार्टी का, वो देश के लिए ठीक नहीं है। और मैं इसीलिए मानता हूं कि भाई इनको कोई लेना देना नहीं है, बस ये खाली अपना इनको राजनीति चमकाना है, जबरदस्ती विश्वगुरु बन के घूम रहे हैं। विश्व गुरु हैं, लेकिन हम विश्व की किसी समस्या पे बोलेंगे नहीं। आप बताइए, इस मसले पर खामेनेई की हत्या हो गई, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कर दिया, आप शोक संवेदना के एक शब्द नहीं बोलेंगे? जो आपका परंपरागत मित्र है ईरान, यही मोदी जी, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए और मालूम भी होगा कि खामेनेई साहब को ये कुरान की पांडुलिपि भेंट करके आए थे 7वीं शताब्दी की। यही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कोई दूसरा नहीं, इनकी स्पीच है, ईरान से भारत की दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। ये इन्होंने बोला। सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते जाइए आप, यही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, जिसमें अंधभक्त अभी चिल्ला रहे हैं इजराइल जिताओ इजराइल जिताओ, इन्होंने कहा ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है, भारत राष्ट्रीय शोक मनाएगा। एक दिन का राष्ट्रीय शोक हमने रखा 2024 में, और जिस पार्लियामेंट में हम लोग बैठते हैं उस पार्लियामेंट में भारत की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शोक प्रस्ताव पारित किया। क्या हो गया 2 साल में ऐसा भैया? तुम इजराइल क्यों चले गए? संजय जी, दीज आर, कहते हैं ना कि बहुत अलग टाइम्स हैं, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं। जो अभी हुआ है पहले कभी नहीं हुआ, एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जैसी हैं पहले कभी नहीं थी। इसके बीच में जो भारत ने स्टैंड लिया है उसमें भी एलपीजी के टैंकर निकाल के लेके आ रहे हैं। हाँ, फिर वही बातें कर रही हैं जो कि मतलब माफ कीजिएगा, ये एक कुतर्क है। मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब वॉर शुरू हुई उसके 2 दिन पहले आप इजराइल की यात्रा करते हैं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, जरा ध्यान देके बताइएगा, जब से गाजा और इजराइल की लड़ाई हुई, पैलेस्टीन और इजराइल की, 2-4 राष्ट्राध्यक्ष का नाम बताइए जो गया हूं, इजराइल घूम के आए हूं, बता दीजिए, 4-5 के नाम गिना दीजिए। कोई गया? आपको बेवकूफ बना के उन्होंने बुलाया, आपके गले में एक मेडल डाला, जो फर्जी मेडल था उसी दिन पुरस्कार बनाया गया, उसी दिन मोदी जी के गले में डाल दिया गया, बोले जाके नाचो, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप चले गए, उछलने लगे वहां से, पुरस्कार लेके आ गए, पुरस्कार लेके आ गए, दूसरे दिन वहां खामेनेई की हत्या हो जा रही है। आपका एक परंपरागत मित्र, आपने उसको जानबूझ के नाराज किया ना। उसके बाद 160 स्कूली बच्चियों की मौत हो गई, आप खामोश रहते हैं। आपने 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की, प्रधानमंत्री जी, और आपने ईरान से बात नहीं की। नहीं, पर करी। अरे कब करी? बात करी। अरे और कब करी? सुन तो लीजिए। और जो फॉरेन सेक्रेटरी है उन्होंने जाकर, सुन तो लीजिए आप जी बताएं। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से आपने एक विदेश सचिव को भेजा शोक लिखने के लिए, और उस शोक में वो खामेनेई की हत्या का जिक्र ही नहीं करते हैं। फिर और इससे भी आगे चले जाइए, आपने बुलाया
कि पर हमारे हम यहाँ आपको कैसे पता कि जिक्र नहीं करते हैं? वो तो कंडोलेंस उसी के लिए तो था, वो अरे मैसेज सुन पब्लिक नहीं हुआ है। सुन तो लीजिए आप। जी। फिर आपने मिलान 2026 युद्धाभ्यास के लिए ईरान के जहाज मंगाए, नौसेना के। वो लोग पहले ही आए। आया हुआ था। कहता रहा हूँ, आपने बुलाया ना, आपके मेहमान थे ना वो। हम्म। वो आए और वापस जाते हुए अमेरिका ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उनका जहाज उड़ा दिया, 100 नौसैनिक मारे गए। आपके घर में कोई आता है, रास्ते में खरोच लग जाती है, तो आप फोन करके पूछते हैं भैया कैसे हो, ठीक हो, ज्यादा चोट तो नहीं है? वो तो मर गए। पर फॉरेन मिनिस्टर ने किया ना फोन। अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका तो 56 इंच का सीना है, वो तो महामानव है। आपके देश का जहाज लौटते समय मार दिया जाएगा, आप उसके विरोध में एक ट्वीट नहीं करेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इंडियन ओशियन के अंदर तुमने हमारा जहाज उड़ा दिया, हमारे मेहमान का जहाज उड़ा पर दिया। संजय जी, फॉरेन मिनिस्टर को आप बड़ा नहीं मानते? फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने किया ना। बिल्कुल लेजर उजर पहन के घूमते हैं, वो तो लेजर आई है उनका। अब आप मामला नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज ये कह रहा हूं, ये विदेश नीति को आपने मजाक बना दिया। दुनिया के तमाम, मतलब पाकिस्तान बात कर रहा है ईरान से, रूस बात कर रहा है, चीन बात कर रहा है। जिसको अपने देश की चिंता थी, रूस को और चीन को, पाकिस्तान तो चलो खैर जिस भी कारण से बात किया हो, रूस और चीन के जहाज रुके नहीं रुके ना? आपने कब बात की? क्योंकि वो तो एलाय आपने हैं, हम कब बात फ्रेंड की हैं। प्रीति जी? आपने बात की उस वक्त जब पूरा देश गैस सिलेंडर की लाइन में खड़ा हो गया, क्योंकि पहले तो इनको लग रहा था ये तो हमारे फादरलैंड वाले जीत लेंगे। मोदी जी का फादरलैंड है वो, इजराइल। आपको पता है ना, उन्होंने कहा है ये फादरलैंड है, और उनको लग रहा था हमारे जो फादरलैंड के लोग हैं इजराइल वाले, ये तो 2 दिन में ईरान को साफ कर देंगे। तो उन्होंने बात नहीं की। कब बात की? जब पूरा देश गैस सिलेंडर की लाइनों में खड़ा हो गया, मोरबी की फैक्ट्रियां बंद होने लगी, होटल्स बंद होने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करने लगे। तब आपने कहा अब हम ईरान के राष्ट्रपति से बात करेंगे। जब बीच पूरी में रामायण खत्म हो गई तो पूछ रहे हैं सीता पर कौन संजय जी थी? चलिए, क्योंकि बीच में 2-3 बार फॉरेन मिनिस्टर ने बात की थी। कोई मतलब जो नहीं बनता है अच्छा उसका। आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है। कोई मतलब नहीं बनता है। इसका मतलब रूस के जो पुतिन ने बात की वो बेवकूफ थे, जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने बातचीत की वो बेवकूफ थे, या जिन देशों ने 50 देशों ने, कम से कम 50 देशों ने, जिसमें यूरोपियन यूनियन के भी देश शामिल हैं, युद्ध की निंदा की, उसको कंडेम किया, जिसमें स्पेन जैसा छोटा सा 5 करोड़ की आबादी वाला देश भी शामिल है, उसके बाद आप जाके बोले। आप महामानव हैं, तो आप विश्वगुरु हैं आप। तो आपके हिसाब से मोदी जी को ही बोलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बोलना अरे, चाहिए था। नहीं समझ गए जो आप कह मैं रहे हैं। आपसे प्रीति जी ये कह रहा हूं, तो फिर मोदी जी फॉरेन मिनिस्टर को ही प्रधानमंत्री मान लीजिए। चलिए फिर, नहीं हर चीज में हमें बोलना है, इसमें नहीं बोलना है। आपदा में अवसर खोजना है। अपने दोस्त अडानी से कहा 3 गुना गैस का दाम बढ़ा लो। देश लाइनों में खड़ा है, बेटे कमाओ पैसे, लग गया वो पैसा कमाने में। अब आप देखिए, इसको, ये कोई छोटी चीज नहीं है। आपने 13 दिन तक बात नहीं की। आपने तब, और एक बात ये भी देश की जनता को पता होना चाहिए, हमें आपको नहीं पता थी, मुझे भी नहीं पता थी, मैं ईमानदारी से मान रहा हूं, मैंने तो रिसर्च किया तब पता चला। हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल हार्मोज समुद्री मार्ग से आता है। हिंदुस्तान की 50% गैस की जरूरत उसी समुद्री मार्ग से, हार्मोज की समुद्री मार्ग से आती है। और उस पर कब्जा किसका है? 60 से 70% कब्जा उस पर ईरान का है। ये बात पर जहाज मोदी जी निकाल को के पता ला है। तो रहे हैं मोदी जी। कहां से ला रहे हैं? कल ही एक आया है अरे, एलपीजी का। 2 जहाज इनके जो आए हैं, अभी तक 2 वो आए। पहले के चले हुए जहाज थे। और दूसरी बात ये है, शर्तों पे आ रहे हैं वो जहाज। 22 जहाज आपके अभी फंसे हुए हैं। अभी वार्ता समाप्त होने दीजिए, समझौता होने दीजिए, जहाज आने लगे, अच्छी बात है, हम तो अच्छा, चाहते हैं। जी जी। ये काम 13 दिन पहले हो सकता था प्रीति जी। वो परंपरागत मित्र है आपका। 2019 तक आप ईरान से तेल खरीदती थी। फ्रेंड है, एलाय नहीं है 2019 तक आप ईरान से नहीं, ब्रिक्स में है, हमारे। ब्रिक्स में है ना। फ्रेंड है, ब्रिक्स के एलाय दादा नहीं इस है। समय कौन है? चलिए, ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री महामानव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा ठीक है ना? तो वो अध्यक्षता कर रहे हैं, उसमें ईरान भी है उसका सदस्य। तो आप बताइए, ईरान पे इतना बड़ा संकट आया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, 2019 तक हम उनसे तेल लेते थे, रुपए में तेल हमें देता था, 60 से 90 दिन तक की उधारी देता था।
हमारा तेल ईरान से आने में 4 से 7 दिन लगता है, अमेरिका से आने में 40 दिन लगता है, वेनेजुएला से आने में 50 दिन लगता है। आप बताइए ना। भाजपाई कहते हैं जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे। जो तो ऑयल भैया पॉलिसी 2500 है किलोमीटर ईरान है, 12,500 किलोमीटर अमेरिका है, हम्म, 8 गुना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता है आपको। फिर कह रहे हो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से बट संजय जी वो जियो पॉलिटिक्स में $13 इतना सिंपलिस्टिक नहीं होता, क्योंकि देयर इज पुल्स और टग्स होते हैं, टैरिफ है, बहुत कुछ है। कुछ तो बहुत तो आराम से, जियोपॉलिटिक कुछ चीजें तो बहुत आराम से हम लोग समझ सकते हैं ना। चलिए अभी तो खुश है कि 40 टैंकर आ रहे महीने हैं। में 40 महीने में 1,53,000 करोड़ रुपए की बचत भारत की हुई सस्ता तेल खरीदने के नाम पे रूस से। ये तो आंकड़े हैं ना, इसको हम आप झिटला तो सकते नहीं। बट संजय जी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दीस आर द टाइम्स, इसमें थोड़े अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हैं, तो जियोपॉलिटिकल रसिया पुल्स से और हम टग्स एंड तेल प्रेशर्स खरीदते होते थे, हैं। रूस पास में है कि अमेरिका है कि इजराइल है? नहीं इतना सिंपलिस्टिक नहीं हो सकता, पर ठीक है संजय जी, आई टेक योर पॉइंट। अमेरिका और रूस और ईरान में नजदीक कौन है? नहीं मैं मानती हूँ जो आप कह रहे हैं, सिंपलिस्टिकली इट मेक्स परफेक्ट सेंस जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जियो पॉलिटिक्स में इतना सिंपलिस्टिक नहीं हो तो सकता है। किस आदमी पे आप भरोसा कर रहे हैं ये बताइए ना आप। देखिए वो तो जो आपको भी आदमी करना सुबह चाहिए, उठता है प्रधानमंत्री कहता है है। 15% टैरिफ, शाम को हमें नाराज हो गए, हमें जुखाम आ रहा है, इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, 20% टैरिफ। शाम को हम रात में अच्छी नींद नहीं आई, सुबह उठा 25% टैरिफ। आप बताइए ना। 126% टैरिफ कह रहा है सोलर प्रोडक्ट्स पे हम लगाएंगे अभी। तो आप देखिए वी आर डीलिंग विद समबडी लाइक दैट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपको कहना चाहिए ना भाई ट्रेड डील अब हमारे लिए बाइंडिंग नहीं है। वो कह रहा है भाई तेरे को 30 दिन की परमिशन दे रहा हूं रूस से खरीदने की, ज्यादा मत बढ़ियो, 30 दिन बस, समझ लेना। अच्छा अच्छा ये आप सर बताइए आप। वो इट्स नॉट सो हमारे सिंपलिस्टिक ऊपर संजय अमेरिका जी। राज कर रहा है क्या प्रीति जी? इमेजिन करिए हम संजय जी, गुलाम हो गए हैं क्या? बट ही इज अ बिग एलाई ना, तो ही और शी इज अ बिग एलाई, अमेरिका कहां इज अ साथ बिग दिया एलाई। आपका? वो तो कह रहा है आई लव पाकिस्तान, आसिम मुनीर को बुला के लंच करा रहा है। कहां साथ दिया आपका बताइए ना। उसने तो कहा हमने डांट के सीज फायर करा दी मोदी से, आज तक ट्रंप के नाम नहीं लिया उन्होंने। अच्छा ठीक है संजय जी, अच्छा, या आप स्पीच दे रहे हैं पार्लियामेंट में? पार्लियामेंट की स्पीच नहीं दे रहा हूं मैं, कोई चीज अगर गलत बोल रहा हूं तो बताइए। चलिए अब क्योंकि 5 मिनट है मेरे पास, तो ठीक। मैं अब आपसे सिर्फ 2 और सवाल करूंगी। दोस्त कौन है पार्लियामेंट में? बहुत सारे दोस्त हैं। बताइए, ट्रेजरी बेंचेस से कौन है? दोस्तों के नाम अगर लेने लूंगा, वो ट्रेजरी बेंचेस का तो बिल्कुल नहीं लूंगा, उनका नुकसान हो जाएगा। उनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, हमें अगर मान लीजिए, देखिए अगर उधर भी कुछ अच्छे लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत होती है, तो हमारा काम ये नहीं कि हम चले उनको एक्सपोज कर दें कि मोदी जी दूसरे दिन से उनसे नाराज हो जाए, उनके क्यों, खिलाफ। आपसे दोस्ती करने से एक्सपोज हो जाएंगे? देखिए क्या है कि हम उनकी ब्लैकलिस्ट में हैं। अच्छा। अभी आपने देखा नहीं, ब्लैक ब्लैक करके ट्रोल किया मुझे, दो रुपल्ली की ट्रोल की तरह मोदी जी बोले। तो इसलिए मुझे लगता है कि अपना काम ठीक है, जो जो मित्र हैं सबसे अच्छा कौन बोलता है पार्लियामेंट में, जो आप पसंद बहुत करते सारे हैं? लोग हैं, बताइए, बहुत अच्छे लोग हैं। देखिए मनोज झा जी हैं, बहुत मनोज अच्छा झा बहुत बोलते बढ़िया हैं। बोलते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। साकेत गोखले बहुत अच्छा बोलते हैं। डेरेक हैं, अच्छा बोलते हैं। शक्ति सिंह गोविल अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे बोलने वाले स्पीकर। ट्रेजरी कपिल बेंचेस से सिब्बल बताइए, साहब, आपने सारे कपिल इस सिब्बल तरह वाले साहब बोल अच्छा दिए। बोलते हैं। सुधांशु त्रिवेदी अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। शिवराज सिंह चौहान मंत्री के तौर पे उन्होंने अच्छा, कल मैंने शिवराज सिंह जी को जाके मिल के कहा, मैंने कहा एक बार कादर खान और परेश रावल एक फिल्म में थे, तो परेश रावल जो है जिससे बोलता था बोल बोल के बेहोश कर देता था। लास्ट में कादर खान मिल गया तो उसने परेश रावल को बेहोश कर दिया। तो कल मैंने उनकी तारीफ की, 1.5 घंटे 50 मिनट बोले कल मंत्री जी, 1 घंटे 50 मिनट। आप बेहोश हो गए? तो पूरा पूरा विपक्ष बेहोश हो गया तो बोले वो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। सत्ता पक्ष में भी बहुत लोग हैं अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। बेहोश कौन कर देता है बोल बोल के? मतलब वो तो एक मजाक में मैंने उनसे कहा, अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बात रखी इसलिए। तो बहुत लोग हैं जो, कपिल सिब्बल साहब हैं, अच्छी बात, अच्छे ढंग से बात रखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया बोलते हैं। खड़गे साहब भी लड़ते भिड़ते हैं, अच्छा बोलते हैं। प्रमोद तिवारी जी हमारे बगल बैठे हुए, अभी तो
काफ़ी अच्छा बोलते हैं। राघव चड्ढा बहुत शानदार बोलते हैं। संदीप पाठक बहुत अच्छा बोलते हैं। सुनिए इन लोगों की स्पीचेज। राघव चड्ढा जी ने कभी और पंजाबी में बोलते हैं, लेकिन संत बलबीर जी वो बहुत अच्छा बोलते हैं, देखिए उनका। नहीं आपने मतलब अच्छा है क्योंकि आपने सारे पूरा अक्रॉस द स्पेक्ट्रम राघव चड्ढा जी का भी नाम दे दिया, सबका नाम जॉन दे दिया। ब्रिटास बहुत जॉन अच्छा ब्रिटास बोलते अच्छा हैं। बोलते हैं, सही बात, आई एग्री। संजय जी आखिरी सवाल, अगर आपको मैसेज देना हो प्रियंका चतुर्वेदी अभी रिटायर हो गई। संजय रावत हैं, हाँ संजय रावत बहुत अच्छा बोलते हैं। तो कम खिलाड़ी नहीं है वहां पे, एक से एक सब बढ़िया बोलने बढ़िया वाले बोलने लोग वाले हैं। खिलाड़ी हैं। हाँ, राम गोपाल जी को सुनिए, कभी बहुत शांत तरीके से बोलते हैं, लेकिन उनकी अपनी स्टाइल है, बोलते हैं वो। संजय जी, अगर आपको अपने लिए देखकर जो आपकी आगे की राजनीतिक जर्नी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कैसा देखते हैं? कोई प्लान है कुछ? बस संगठन अचीव के लिए काम करना है, पार्टी। मैं कभी खाली नहीं रहता। मुझे लगता है कि एक भी दिन अगर खाली बैठा हूं तो वो फिर समय बर्बाद हुआ मेरा। तो इसलिए कभी आपको मैं दिल्ली में मिलूंगा, कभी लखनऊ में मिलूंगा, कभी सुल्तानपुर मिलूंगा, कभी बलिया में मिलूंगा, कभी। तो मैं मेहनत करता रहता हूँ, पार्टी का काम करता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही संगठन के काम में ही जुटा रहूं, और जब भी सदन चले तो वहां पे आके अपनी बात रखूं। अगली पदयात्रा? अगली पदयात्रा आगरा से मथुरा तक। और एक बार लोकल बॉडी चुनाव हो जाए उसके बारे में आप बताएंगे कि उसके यूपी में क्या पंचायत करना के है? ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाए, फिर आपको विधानसभा के बारे में बताएंगे। बहुत शुक्रिया संजय जी, थैंक यू, आपने वक्त नमस्कार, निकाला। नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार।